हेलो स्टूडेंट, आज न्यू लेसन है ऑप्टिक्स 12th क्लास की फ़िज़िक्स से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है पढ़ाने के लिए। तो रेडी होते हैं। और हाँ, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का न्यू लेसन है प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। ये 12th क्लास से है और आज का बस प्रकाश की में बस ये बताने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन क्लास में किसके कितने भाग होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारे चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला में है किरण प्रकाश की। प्रकाश के 2 भाग हैं, पहला किरण प्रकाश की और दूसरा तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में क्या क्या पढ़ना है, तो किरण प्रकाश की में ये कणिका के सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया इसके बारे में, और नेक्स्ट है कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किससे मिलकर बना होता है, तो कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा है सीधी रेखा में गमन करती है। अगर कहीं से भी प्रकाश आ रही हो तो वो प्रकाश हमेशा ये इस तरीक़ा से नहीं चल पाता है, ये ऐसे नहीं चल सकता है। प्रकाश कभी भी इस स्टेज पे नहीं चलता है। प्रकाश हमेशा जब भी चलता है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है ये 7 रंग से मिलकर बना होता है। ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और इसी में पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन और वन विक्षेपण, ये सारे इसी में पढ़ना है किरण प्रकाश की में। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नेक्स्ट भाग है तरंग प्रकाश की। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो तरंग प्रकाशी में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो भी है इसी में दिया जाएगा तरंग प्रकाश की में। और इसके आगे है तरंग के बारे में पढ़ना है, इसमें व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है और ध्रुवन क्या होता है, इसमें पढ़ना है तरंग प्रकाश की में ही। और प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, संचरण का अध्ययन इसमें किया जाएगा तरंग प्रकाश की में। तो प्रकाशिकी के 2 भाग हुए, पहला किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। और किरण प्रकाश की में ये सारे पढ़ने के लिए परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, सीधी रेखा में गमन करता है, कणों से मिलकर बनता है, कण का सिद्धांत क्या है, न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या है, ये सारे। और तरंग प्रकाशी में वेव और वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, तरंग किस तरीक़ा से चलता है, ये किस तरीक़ा से आगे बढ़ सकता है, और व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सारे के सारे ये ऑप्टिक्स के दूसरे भाग में पढ़ने के लिए। तो मैं बारी बारी से सबका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके इसे मैं स्टॉप करता हूँ। अब इससे बारी बारी से आता हूँ। पहला मैं बताऊँगा परावर्तन के बारे में, फिर अपवर्तन होगा, फिर उसका नेक्स्ट होगा वन विक्षेपण। तो पहले परावर्तन के बारे में बताते हैं, परावर्तन क्या होता है। ये सब और ये सब जो भी होगा रिलेटिव होगा सब लाइट से। ठीक है, ये सब रिलेटिव जो भी होगा सब लाइट से रिलेटिव होगा। इसमें है तरंग प्रकाश की से और इसमें है किरण प्रकाश की से। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और पहले बताते हैं परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक में बताना था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में बताते हैं, जैसे मान के चलिए कोई दर्पण है, मैं यहाँ पे एक दर्पण लिया हूँ और दर्पण पे कहीं से प्रकाश आ रहा है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये कोई दर्पण है, जो ये दर्पण है और ये इस दर्पण पे कहीं से प्रकाश आ रही है। तो प्रकाश जब किसी दर्पण पे पड़ेगी, ठीक है, तो वो हुआ जो जब ये जैसे दर्पण है तो प्रकाश यहाँ से आया, तो आने वाला प्रकाश को बोला जाता है आपतित किरण। और ये आने के बाद कहीं न कहीं से टकराने के बाद ये कहीं न कहीं से निकलेगा। ठीक है, जैसे ये आया इस तरीक़े से तो ये कहीं न कहीं से इस तरीक़े से निकलेगा, तो निकला। और हाँ, अगर जितना एंगल बनाकर ये आएगा, यानी किसी दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा, किरण, प्रकाशीय किरण या आपतित किरण बोल सकते हैं इसे, तो जितना एंगल से बनाकर इस दर्पण पे ये पड़ रहा है उतना ही एंगल से बना के ये बाहर में की ओर निकलेगा। और जो आने वाला जो किरण है उसे बोला जाता है आपतित किरण और जो निकलने वाला किरण है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। और अब ये बात है कि आपतित किरण के साथ में जो कोण बनता है आई, उसे बोला जाता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण से जो कोण बन रहा है यहाँ पे आर, तो अब उसे बोला जाता है ये हुआ आपतन कोण, तो ये होगा परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपतित से हो या ये आपतन कोण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हुआ आपतन कोण। ठीक है, ये है आपतन कोण और यहाँ से ये आपतित किरण है तो इसलिए यहाँ पर से आपतन कोण बना। और यहाँ से परावर्तित किरण, ये जब प्रकाश पड़े
तो ये निकलेगा तो यहाँ से परिवर्तित किरण, तो यहाँ पर से परिवर्तन कोण, यानी यहाँ का जो कोण बनेगा ये बनेगा परिवर्तन कोण, ये हुआ, ठीक है, परिवर्तन कोण। ये इस तरीक़े से होगा। और इसमें ये होता है, जैसे ये बता रहे हैं कि जितना एंगल से ये आएगा दर्पण पे, उतना एंगल से ही वो बाहर की ओर निकल रहा है। जितना एंगल से वो आ रहा है दर्पण पे पड़ रहा है, ठीक उतना ही एंगल से वो बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो जितना एंगल से बनाकर आया उतना ही एंगल से बाहर जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो आपतन कोण होगा और ये परिवर्तन कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। बराबर होने का और भी तरीका कुछ इस तरीक़ा से है, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे कि जितना एंगल से प्रकाश, जैसे आपतित किरण जितना एंगल से दर्पण पे पड़ा है उतना ही एंगल से बाहर निकलेगा। तो अब ये समझिए कि मैं यहाँ से इस बिंदु पे लंब डाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर से एक बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक लंब डाला हूँ। अब जब लंब डालें तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके ये साइड और ये साइड दोनों का एंगल बराबर ऐसे भी होगा, क्योंकि लंब डाला गया है तो लंब इस तरीके से होगा, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, ऐसे होगा। और पहले से ये किरण आ रहा था, एक किरण जा रहा था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे I बराबर ये R होगा। कैसे होगा मैं बता चुका हूँ कि जब लंब इस पर डाला गया है तो दोनों का एंगल डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल बराबर भागों में। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के, तो ये बराबर हो गया, आपतन कोण बराबर हो गया किसका, परिवर्तन कोण के, यानी आपतन कोण यानी आने वाला कोण, आपतन कोण यानी आपतित किरण से बनने वाला कोण आपतन कोण, और परिवर्तित किरण से बनने वाला कोण परिवर्तन कोण। तो हम ये बता चुके कि कैसे बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया, आपतन कोण बराबर हो गया कौन किसके, कोण का, परिवर्तन कोण के। अब ये बताते हैं, तो अब फिर इसका प्रकाश का परिवर्तन का मेन डेफिनेशन क्या होगा। तो बस इसमें यही बोल सकते हैं कि जब भी कोई सतह पर किरणें पड़ती है या प्रकाश पड़ेगा तो वह उसी डायरेक्शन में, उसी अपनी दिशाओं में ये लौट आएगा, ठीक है। तो जब जैसे कि इस दर्पण पे ये प्रकाश पड़ रहा है, आपतित किरणें कुछ इस पे प्रकाश पड़ रही है, फिर उसी अपनी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वापस लौट रहा है, तो इस घटना को ही बोला जाता है क्या बोला जा सकता है, प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब इसमें हम ऐसे भी डेफिनेशन लिख चुके हैं कि जब आपतित प्रकाश का कुछ भाग अपने पहले माध्यम में ही लौट आए। जैसे इसका दो माध्यम, अगर दर्पण का बोला जाए तो इसका दर्पण का दो माध्यम ये है, एक पहला ऊपर वाला है तो इसका पहला माध्यम बोल सकते हैं, इसका निचला वाला सिरा जो रचित किया हुआ नीचे से, ये उसका हुआ दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम में से ही जैसे कि प्रकाश का आना, प्रकाश से उधर अपने माध्यम में ही लौट आना, ये प्रकाश का परिवर्तन का अलग अलग से डेफिनेशन दिया जा सकता है। जैसे में पहला ये है कि जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद वो अपनी दिशा में ही लौट आती है या अपनी माध्यम में ही लौट आएगी, ठीक है, जिसका माध्यम ये ऊपर वाला हुआ, तो इसे बोला जा सकता है प्रकाश का परिवर्तन। और हाँ, प्रकाश का परिवर्तन तभी संभव है जब किसी सतह पे, किसी वस्तु पे ये पड़ेगा, ठीक है। अगर ये किसी वस्तु पे या सतह पे ना पड़ पाए तो इससे प्रकाश का परिवर्तन होना मुश्किल है, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मैं इसके प्रकाश का परिवर्तन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जब आपतित प्रकाश का कुछ भाग अपने पहले माध्यम में ही लौट आती है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन बोला जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के लिए किसी वस्तु का, प्रकाश के परिवर्तन के लिए लाइट का कहीं से टकराना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ दर्पण लिया हूँ, कोई अलग दर्पण भी लेंगे या कुछ ऐसा भी हो सकता है, दर्पण अलग भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, उससे भी टकराकर कहीं ना कहीं किरणें जरूर इधर उधर जाएगी, निकलेगी अपने माध्यम में, तो इसे प्रकाश का परिवर्तन बोला जा सकता है। यानी अलग अलग इस सिचुएशन में अलग अलग इसका प्रकाश का परिवर्तन का डिफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही टाइप के निकलेगा जो इसमें निकल रहा है। बस सिंपल से यही है, आ रही प्रकाश की किरणें एवं निकल रही प्रकाश की किरणें, ये दोनों ये जो घटना होती है इसी को बोला जाता है प्रकाश का परिवर्तन। आ रही प्रकाश किरणें से आपतन कोण बनेगा यहाँ पे, और जा रही प्रकाश की किरणें जो बाहर निकल रही है तो इससे बनेगा परिवर्तन कोण। और ये जो होगा दोनों आपस में कोण जो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होगा, परिवर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होगा किसके, परिवर्तन कोण के। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अभिलंब एवं परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही तल के एक ही बिंदु पे होते हैं, एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं। जैसे आपतित किरण और ये हुआ परिवर्तित किरण, ये हुआ अभिलंब, तीनों ये एक ही सतह है और एक ही सतह के एक ही बिंदु पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ परिवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम है
कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। जिसमें यहाँ पर देखिए आपतित किरण से बनने वाला कोण आपतन कोण है, ठीक है, और परावर्तित किरण से बनने वाला कोण परावर्तन कोण है। तो ये कोण और ये कोण, कहने का मतलब है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर मैं दिखाया हूँ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी परावर्तन के दो नियम हुए। पहला आपतित किरण अभिलंब एवं परिवर्तित किरणें तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं, इसका पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये बराबर कैसे होता है ये मैं पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में पिछले में बता चुका हूँ, तो उसमें देख लीजिए किस तरह से मैं बराबर कर रहा हूँ। मतलब कि इसका ये है कि ये एंगल इसका जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, अभिलंब जो डाला जा रहा है, उसको अगर हल्का भी इधर हम ये साइड करेंगे तो इसका एंगल बराबर नहीं होगा, और हल्का अगर इसे कम भी करेंगे 90 डिग्री से, कुछ बढ़ाएंगे या कमाएंगे तो भी कुछ कम किया जाए या कुछ ज़्यादा किया जाए तो यह आपतन कोण परावर्तन कोण के फिर बराबर नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस सतह पे आपतित आ रही प्रकाश की किरणें यानी आपतित किरणें और जा रही प्रकाश की निकल रही प्रकाश की किरणें यानी परावर्तित किरणें के बीच में अभिलंब डाला जाए तो वो अभिलंब ही हो, अलग नहीं हो, वो हल्का भी इधर उधर घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। ये वो परिवर्तन का नियम, दो नियम बता दिए। अब इसका परिवर्तन के और भी है कि परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। ये जो किरणें निकलने वाली जो प्रकार है, जैसे ये इस तरीके से आया तो इस तरीके से आया, तो ये हो सकता है कभी और ये कम या कुछ अनियमित रूप से भी निकले। तो इसके लिए प्रकाश के परिवर्तन के भी दो नियम हैं। पहले नियम को बोला जाता है नियमित परिवर्तन और दूसरा में है अनियमित परिवर्तन। अब नियमित परिवर्तन क्या होता है? तो ये देखिए नियमित परिवर्तन में है, ठीक है, ये नियमित परिवर्तन है। नियमित परिवर्तन यानी जिस हिसाब से किरणें आ रही है उसी हिसाब से टकराने के बाद किरणें जा रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये टकराया, टकरा के ये निकला, ये फिर यहाँ से आया इस पर और फिर टकरा के ये निकला, फिर यहाँ से आया इस पर और फिर ये टकरा के ये निकला, तो ये हुआ नियमित परिवर्तन, ठीक है। और ये कोई सतह है जो दर्पण के जैसा होगा, दर्पण जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये हुआ नियमित परिवर्तन के बारे में। और एक है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन में जब प्रकाश की किरणें आती है तो पड़ने के बाद, किसी सतह पर पड़ने के बाद वो अनियमित रूप से निकलती है बाहर, यानी जो परिवर्तित किरणें होती है, आपतित किरणें तो आती तो है बेहतर रूप से, बट निकलते टाइम उसका कोई एंगल लिमिट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और दूसरा में काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अब ये कैसे पहचाना जाएगा कि वास्तविक इमेज बन रहा है, और ये कैसे पहचान पाएंगे कि वो जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो इसे पहचानने के लिए एक सिंपल आइडिया ये है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें हमेशा वस्तु उल्टा होगा। वस्तु कैसा होगा? उल्टा। आई मीन प्रतिबिंब जब दिखे, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा उल्टा होगा। अगर उल्टा हुआ तो समझ जाइए कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और अगर सीधा है, ठीक है, अगर सीधा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसे और भी अलग अलग रूल्स होंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बताता जाऊँगा, जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊँगा, वो सारे मैं डिटेल्स में बताता जाऊँगा। बस अभी के लिए बस यही देख लीजिए कि प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु, आई मीन जो वास्तविक प्रतिबिंब में जो होता है प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु, आई मीन जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वो प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। यही इसका दो टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार में, वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट में टॉपिक कितना है। नेक्स्ट टॉपिक में है दर्पण, ठीक है। अब पहले ये बताते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण वैसा होता है जो 100%, जैसे कि एक कांच है, आई मीन एक दर्पण है और एक दीवार है। तो दीवार पे अगर 100% लाइट को दिया जाए तो वो 100% वो रिफ्लेक्स करके वो वापस नहीं लौटा सकता। लेकिन जो दर्पण है वो 100% मैं दूंगा, इस पर अगर प्रकाश 100% पड़ेगा तो उसी तरीके से 100% वो निकल भी जाएगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि दर्पण वो जो दर्पण ही है, और अलग जो दीवार है या कुछ उखड़ा चीज़ है उसे हम लोग दर्पण इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जितना दर्पण प्रकाश को रिफ्लेक्स कर सकता है उतना
क्या दीवार वगैरह उतना नहीं रिफ्लेक्स कर सकता है प्रकाश को, तो ये हुआ दर्पण। अब दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और वो दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दर्पण के दो प्रकार हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को भी बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को भी दो प्रकार होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं, एक उत्तल दर्पण और एक दूसरा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो अब इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये मैं बता चुका दर्पण कितना है। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है भाई मैं वो बता दिया हूँ कि जितना से ज़्यादा प्रकाश को वो रिफ्लेक्स करके लौटा दे तो वो दर्पण कहलाएगा। अगर कुछ किरणों को अवशोषित कर ले, जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कुछ ऐसा मान लीजिए ये कुछ ईंट है या दीवार है, ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है और इस दीवार पे प्रकाश टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि 100% को मैं प्रकाश दे रहा हूँ, इस पर 100% प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन ये निकालते टाइम ये जो रिफ्लेक्स करके जो निकालेगा प्रकाश, ये 100% नहीं निकल पाएगा। हम कह सकते हैं कि 100% से क्या हो जाएगा, ये कुछ कमी आ जाएगी, इसमें कुछ कमी आ जाएगी, ठीक है। जितना प्रकाश पहले आया था, इस पर पड़ा था, उतना प्रकाश वो बाहर टकरा कर नहीं देगा, इसलिए इसे हम दर्पण नहीं बोल सकते हैं। और इसके जैसे और भी अलग अलग चीज़ होते हैं जिसे हम दर्पण नहीं बोल सकते, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं होता है। दर्पण में क्या होता है कि अगर 100% लाइट इस पर हम दे रहे हैं, जैसे जितना लाइट इस पर दे रहे हैं ठीक उतना ही हिसाब से ये ऊपर यानी वो रिफ्लेक्स करके बाहर दे देगा, ठीक है। टकराने के बाद वापस फिर लौट आएगा, तो इस 100% में 100% को लाइट को ये रिफ्लेक्स कर देता है, इसीलिए इस तरीका को हम दर्पण बोल सकते हैं। इसलिए दर्पण और ईंट में या दीवार में या कुछ और अलग वस्तुओं में, दर्पण को छोड़कर बस दोनों में ये फ़र्क है। दर्पण है 100% लाइट को पड़ने पर अगर अपने ऊपर लाइट पड़ेगा उसके ऊपर और फिर से वो 100% वो निकाल देगा। बट कोई अलग चीज़ है दीवार या कुछ और अलग, ठीक है, तो उस पर उतना वो लाइट को रिफ्लेक्स कर नहीं सकता है। बस दोनों में अंतर ये है, दर्पण कितने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये प्लेन मिरर है। ये इस तरीके से प्लेन मिरर हुआ, इसे ये इस तरफ से रचित किया हुआ है इस तरीके से, और ये प्लेन मिरर के सामने कोई वस्तु है, ठीक है। ये प्लेन मिरर के सामने ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मैं इस तरफ दिखाया हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे B डैश A डैश, ये A डैश, ये A और B है, B और A है, तो यहाँ पे दिखाया गया है B डैश A डैश, ये इसी का प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया गया है इस तरफ में। तो अब यहाँ पर से देखते हैं, तो ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होगा, इसके बारे में मुझे बताना है। तो पहले ये देखिए, पहले इसे पॉइंट यहाँ पर बनाया हूँ, सीधा आभासी काल्पनिक, यानी जो कोई वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो डॉट डॉट की रेखाओं से बन रहा है ये, तो ये डॉट डॉट बनेगा यानी काल्पनिक, आभासी यानी काल्पनिक। और जो प्रतिबिंब होगा कैसा, तो सीधा होगा। ये प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर B और A है, तो यहाँ पे कैसा है B डैश A डैश, यानी इसी का प्रतिबिंब, ये इसी वास्तविक यानी ये जो वस्तु है इसी का प्रतिबिंब बन रहा है B डैश A डैश, जो ये क्या है वास्तविक क्या है, काल्पनिक है, आभास हो रहा है। जैसे आभास डॉट डॉट रेखाओं से दिखाया गया है, यानी इसका पहला पॉइंट ये है कि सीधा बनेगा, ये सीधा बना, जैसे वस्तु था वैसे प्रतिबिंब भी बना, और ये काल्पनिक बनेगा, ये काल्पनिक बनेगा। दूसरा है दूरी समान होगी, यानी समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण के सामने इस तरफ, ठीक है, इस तरफ अगर जितना दूरी होगा दर्पण के अंदर भी उतना ही दूरी से प्रतिबिंब भी बनेगा। जैसे अगर बाहर में दर्पण के आगे सामने में अगर 10 मीटर की दूरी पे वस्तु रखी हुई हो, या कोई मनुष्य 10 मीटर की दूरी पे बाहर खड़ा है दर्पण के सामने, बाहर 10 मीटर की दूरी पे, तो उसका अंदर दर्पण के अंदर भी उसका दूरी कितना दिखाया जाएगा, 10 मीटर ही दिखाया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ, दूरी समान होगा। तीसरा में वेग समान होगा। अगर ये दर्पण है और दर्पण के सामने अगर 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दर्पण के पास में जाया, ये कोई वस्तु है या कोई मतलब कोई इंसान हो या कोई आदमी हो, वो मनुष्य अगर दर्पण के पास में नज़दीक में 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर बढ़े किस ओर, दर्पण के नज़दीक में, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण के नज़दीक में, ठीक है। ये जब दर्पण के नज़दीक में 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा तब उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के नज़दीक में 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये बढ़ना चालू करेगा, ठीक है। दर्पण के पास में आना चाहेगा कौन, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब।
अगर दर्पण की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है, ये चल रहा है, तो वो तो यहाँ ये भी वही बात हो रहा है कि प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के पास अगर प्रतिबिंब मनुष्य के सामने आना चाहे तो वो 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से नहीं, बल्कि ये व्यक्ति की ओर अगर बढ़ना चाहेगा, जिस व्यक्ति की ओर, जैसे इसका प्रतिबिंब बना ये साइड, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण की ओर बढ़ना चाह रहा है, तो अगर दर्पण की ओर बढ़ेगा तो 25 सेंटीमीटर से बढ़ेगा। जैसे ये 25 सेंटीमीटर से नज़दीक में आएगा तो ये भी 25 सेंटीमीटर से नज़दीक में आएगा दर्पण के पास में। जैसे 25 सेंटीमीटर ये आ रहा है, दर्पण के पास में 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रतिबिंब भी 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पास में अगर पूछा जाए तो ये तो समान दूरी होगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो प्रतिबिंब है अगर व्यक्ति की ओर आएगा तो ये दुगनी दूरी से आएगा, दुगनी चाल से आएगा। जैसे ये इसका हो जाएगा कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये आना चाहेगा किसकी ओर, दर्पण की ओर, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट ये हुआ। तीसरा में वेग समान होगा, ये वेग समान होगा, ये बता दिया हूँ कि जितना कहने का मतलब दर्पण के पास में जितना वस्तु जितना स्पीड से चलेगा उतना स्पीड से वो प्रतिबिंब भी आएगा। ये वेग समान का मतलब ये हुआ। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक ये है, अगर कोई दो दर्पण को, ठीक है, अगर कोई दो दर्पण को ये इस तरीक़े से पास में रखा जाए, जैसे इस तरीक़े से रखा हुआ है, ये कुछ इस तरीक़ा से दर्पण कुछ इस तरीक़ा से कुछ एंगल बने, ठीक है। जैसे ये दर्पण इस तरीक़ा से है, दो समतल मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, और इस दोनों दर्पण को इस तरह से टिका कर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो दर्पण, ये M1 और ये M2 जो दर्पण है दो, तो इसका जो रस्थित किया हुआ, जो इस ओर रस्थित किया हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्सिव सतह हो गया ये वाला, ठीक है। और इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई हो तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होगा, तो इसमें ये होता है कि अगर प्रतिबिंबों की संख्या, इसका फॉर्मूला निकाला जाता है n बराबर 360 डिग्री बाय थीटा, ये विषम के लिए, और इसका जो भी एंगल से, इसका जितना भी एंगल से अगर जितना भी प्रतिबिंब निकलेगा वो सारे के सारे प्रतिबिंब निकलना चाहिए विषम में। विषम में कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो तो अगर मान के चलिए इसका जो प्रतिबिंब रखा हुआ है इन दोनों दर्पण के बीच में, वो उसका एंगल है मान के चलिए कि 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, जैसे एंगल है मान के चलिए कि 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे रखा होता है, जब पूछा जाए कि तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए होगा तो ऐसे इसलिए होगा कि यहाँ पे हम रखते हैं पहले वैल्यू कितना आता है थीटा में, कितना इस पर दिखा रहा हूँ, तो 90 डिग्री, तो ये कट जाएगा, तो ये 0 0 9 4 36, ये कितना आ रहा है, ये तो कट रहा है कितना बार में, ये तो 4 बार में कट रहा है, ठीक है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या 4। तो नहीं, अगर ये सम भी आए ना तो इसे विषम कर देना है, अगर सम भी आए तो विषम में करना है। अगर सम आ जाए तो एक घटा देना, तो एक घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 3, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। और अगर डायरेक्ट विषम कट कर ही आए तो उसमें फिर घटाना नहीं है। जैसे फिर से एक बताते हैं, यहाँ पर इसका एंगल नेक्स्ट में अगर 45 डिग्री हो, जैसे 45 डिग्री हो, ये दोनों दर्पण के बीच में जो वस्तु रखा हुआ है और उसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री पर रखा हुआ है कोई वस्तु, ठीक है, दोनों दर्पण के बीच में। तो अब इससे जो प्रतिबिंब की संख्या होगा वो कितना होगा, तो पहले ये देखते हैं इसके निकाल कर। तो इसका डायरेक्ट संख्या निकालूंगा तो ये होगा, इतना हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये कटेगा तो ये कट के कितना आ जाएगा, तो ऐसा कुछ, ये उसमें अगर 45 आएगा तो कितना बार में कट जाएगा, ये इसे काट देते हैं, 9 से काटिए तो 9 चौ, और ये हुआ 9 5, यानी ये इसमें कितना आएंगे 8, ठीक है। तो 8 प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर सम प्रतिबिंबों की संख्या अगर सम आ जाए तो इसमें क्या किया हुआ है, सम अगर आएगा तो एक घटा दिया जाएगा, अगर विषम आएगा तो इसे छोड़ दिया जाना, लेकिन सम आएगा तो एक घटा देना। तो फिर से इसे हम एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 7, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितना हुआ 7। ये दूसरा टाइप में हुआ। अब अगर ये है, इसका चौथा पॉइंट ये है कि अगर दोनों दर्पण अगर इस तरीक़े से रखा हुआ है तो ये इस तरीक़े का नियम लगेगा। अगर दर्पण दोनों समांतर हो जाए, जैसे ये वाला और ये वाला, दोनों दर्पण क्या किया जाए, समांतर में रखा जाए और उसके बीच में एक वस्तु रखा जाए, ठीक है, ये दोनों दर्पण समांतर हो और इसके बीच में एक वस्तु रखा हुआ है। अब इन दोनों से, ये दोनों दर्पण से जो प्रतिबिंबों की संख्या है अब वो कितना होगा, तो अब ये जब वस्तु दोनों दर्पण के बीच में है तो इसका एंगल जो बनेगा, थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ एंगल बनता लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा, यानी 0 डिग्री होगा।
यानी 0 डिग्री एंगल बना। सो थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री। अब इस पे 0 डिग्री डिवाइड करेंगे 360 में 0 से डिवाइड करेंगे, आएगा इन्फिनाइट यानी अनंत। अनंत कहने का मतलब प्रतिबिंबों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, उसे काउंटिंग किया नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसमें लिख दिए हैं अनंत होगा। तो मैं फिर से इसे रिप्ले कर देता हूँ। ये कोई समतल प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर के सामने अगर जितना दूरी पे कोई वस्तु रखा हुआ है उसके प्रतिबिंब भी अंदर दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। जितना रफ्तार से हम अगर प्रतिबिंब के दर्पण के नज़दीक में आएंगे, प्रतिबिंब भी उतनी रफ्तार से दर्पण के पास में आएगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पास में आ रहा है तो अगर जैसे मान के चलिए कि ये अगर x दूरी से नज़दीक में आ रहा है तो वो भी x दूरी से, अगर ये व्यक्ति के नज़दीक में आना चाहेगा तो इसका दुगना हो जाएगा। 2x के दूरी के हिसाब से ये नज़दीक में आना चाहेगा व्यक्ति के नज़दीक में। तीसरा पॉइंट था समान दूरी होगा। सीधाभासी है तो बता दिए, सीधाभासी दूरी समान होगा तो दूरी समान होगा तो दूरी ये जितना दर्पण के बाहर में रहेगा उतना ही दर्पण के अंदर में रहना पड़ेगा। इसे नज़दीक में आएंगे तो ये भी नज़दीक में आएगा, ठीक है। और डिटेल्स तो मैं बता चुका हूँ, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।